वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हम सब डेटा का प्रोडक्ट हैं। जो बचपन से लेकर आज तक हम डेटा कंज्यूम करते रहे हैं, हम वो बन जाते हैं। एक की पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाती है। इसका इम्पैक्ट इतना सेंसिटिव है, इतना गहन है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा और आपके हाथ से पूरी की पूरी जनरेशन निकल जाएगी। डाउन सिंड्रोम जो होता है बच्चों में, वो बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को शुरू से ही एक स्क्रीन दे दी जाती है और वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में इतना इनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में कई बार डिफरेंस नहीं कर पाते। मैं एक लिंक सजेस्ट करूंगा, उसको आप ब्राउज़र पर टेस्ट कीजिए, privacy.net/analyzer। ये आपके ब्राउज़र के से क्या क्या डेटा एक क्लिक पर चोरी हो सकता है, इसके बारे में बताएगा। आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने दोगे, क्योंकि अननोन है और उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, डरा सकता है। पर उसी बच्चे को आपने मोबाइल दे रखा है और उसमें एक गेम है जिससे वो लाखों लोगों से बात कर रहा है, उसमें से आप किसी को नहीं जानते और उसमें कोई भी क्रिमिनल है। ये कितना बड़ा रिस्क है, माँ बाप को अंदाजा भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर, एक ऐसा मंच जहां हम आपको असली कहानियों के द्वारा आगाह करते हैं, साइबर ठगों की नई चालें बताते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए बताते हैं कि कैसे इन डिजिटल गुंडों से बचा जाए। आज का मुद्दा बेहद जरूरी है और बहुत खास भी है। बच्चों पर साइबर ठगी का असर। क्या आपके बच्चे ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया की लत के शिकार हो रहे हैं? क्या कोई अजनबी उनसे चैटिंग कर रहा है और वो आपको नहीं बताते? क्या वे इंटरनेट पर बिना सोचे समझे लिंक खोलते हैं? अगर हां, तो ये एपिसोड खास तौर पर आपके लिए है। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा अमित जी, हमारा जो पिछला वीडियो था वो बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, उसको शेयर किया। उसके लिए आपको और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। डेफिनेटली मैं एक कमेंट यहाँ करना चाहूँगा कि साइबर अवेयरनेस ना म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको सब कुछ पता है और आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। जब तक आप ये सबको नहीं बताएंगे आपकी फैमिली में, तब तक आप भी उतने ही असुरक्षित हैं। इसलिए मेरे ख्याल से लोगों ने शेयर किया, वो कंसर्न समझा और मैंने देखा कि न सिर्फ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट में हर डिपार्टमेंट ने, डीओटी से लेकर मीटी तक, अब ये जो हमने मुहिम छेड़ी है, मैंने कहा ये जब तक हर कोने तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसका इम्पैक्ट फ्रूटफुल नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आपकी प्लेटफॉर्म की मदद से ये चीज़ पहुंच रही है। बिल्कुल सर, हमारी भी कोशिश है कि देश के सभी नागरिक इसके बारे में जानें, समझें और सतर्क रहें। तो सर, आज का जो हम बात करने वाले हैं मुद्दा है बच्चों पर साइबर ठगी का असर। एक रीज़न है, एक स्टडी अभी मैंने देखा है कि हमारे देश में जो 60% माता पिता हैं उनको साइबर फ्रॉड के बारे में नहीं मालूम है और शायद माता पिता का जो डिजिटल अनजानापन है, इसकी वजह से बच्चे भी शिकार हो रहे हैं साइबर फ्रॉड पे का। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इतना गंभीर मुद्दा है कि चाइना में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑफिशियली 1.5 घंटे का ही इंटरनेट एक्सेस अलाउड है। ओके। उन्होंने लॉ बना दिया है कि इससे ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम ने अभी घोषणा किया कि वो भी इस तरह का एक लॉ लाएंगे और कानून बनाएंगे कि लिमिटेड एक्सेस दिया जाए। जी। क्यों? ये इतनी बड़ी बात क्यों है कि देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं? क्योंकि एक की पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाती है। इसका इम्पैक्ट इतना सेंसिटिव है, इतना गहन है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा और आपके हाथ से पूरी की पूरी जनरेशन निकल जाएगी। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में भी जो एक बात बोली थी कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हम सब डेटा का प्रोडक्ट हैं। जो बचपन से लेकर आज तक हम डेटा कंज्यूम करते रहे हैं, हम वो बन जाते हैं। जो किताबें पढ़ी, जो सराउंडिंग से डेटा मिला, जो पेरेंट्स से, जो टीचर से, न्यूज़पेपर से, और वो डेटा यदि मैनिपुलेट हो गया तो आप गए। आजकल बच्चे यदि 16-16 घंटे, 12-12 घंटे स्क्रीन पर चिपके रहेंगे और वो डेटा मैनिपुलेटेड है, उनको एक तरफ पुश कर रहा है, तो उनकी हर चीज़ किसी और के हाथ में आ जाएगी। उसकी सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनके डिज़ायर्स, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स। एंड ये इतना बड़ा खतरा है जो नेशनल सिक्योरिटी को आहत कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत खुलकर बात होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो शायद लोगों को अंदाज़ा भी नहीं उनके साथ ऑलरेडी हो रही हैं। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि बच्चे साइबर बुलिंग की वजह से मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं और सुसाइड तक के केसेस बढ़ रहे हैं। आपने इस- देखा होगा कि अभी लगातार जो इस तरह के जो केसेस हैं बढ़ गए, डाउन सिंड्रोम जो होता है बच्चों में,
वो बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को शुरू से ही एक स्क्रीन दे दी जाती है और वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में इतना इनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में कई बार डिफरेंस नहीं कर पाते, और या तो उनकी जो स्पीच क्लैरिटी से नहीं आ पाती है, या वो लेट आती है, या वो हर चीज़ बोलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं लोग समझ जाएं, क्योंकि वो जो विजुअल वर्ल्ड है ना वो इतना इम्पैक्ट कर चुका होता है उनको, और ये इम्पैक्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी। हमने देखा अभी कहीं पर भी जाइए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और फिर वो चाहे वो खाने के समय हो, चाहे वो उनको जैसे ही डिटैच करना है, खुद को बिज़ी रखना है, मेरे ख्याल से ये माँ बाप को समझना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, और इस हद तक रोकना पड़ेगा क्योंकि आप उसका इस हद तक नुकसान कर रहे हैं कि न सिर्फ उसके हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, उसके मानसिक इश्यूज़ आ जाएंगे, उसकी पूरी की पूरी ग्रोथ इम्पैक्ट हो जाएगी। ये इतना सेंसिटिव है, और ये तो अब जैसे आपने कहा रिपोर्ट में ऑफिशियली भी आ गया है, तो पहले हम लोग इसको जो बताते थे, अब ये ऑफिशियल टेस्टेड डेटा है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से देश इस पर इस तरह के कानून बना रहा है। अच्छा, ये समझना चाहूँगा कि जो साइबर अपराधी हैं वो बच्चों के साथ कैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर कनेक्ट करते हैं, कैसे उनका अपना शिकार बनाते हैं? देखिए, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम साइबर ग्रूमिंग, और यूके के अंदर 2017 में बर्मिंघम से करीब 55 पाकिस्तानी अरेस्ट हुए थे उस समय, जिन्होंने 400-450 लड़कियों को इम्पैक्ट किया था साइबर ग्रूमिंग करके। ऑनलाइन वो चैट करते थे और उनको इन्फ्लुएंस करके कई सारी लड़कियां उसमें गायब हुईं, बहुत सारे इस तरह के अपराध हुए। साइबर ग्रूमिंग का मतलब है कि आपसे ऑनलाइन बात करके इस हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया जाए कि आप उसके कंट्रोल में आ जाओ और आप अपने खिलाफ कदम उठा लो। ये बहुत बढ़ा। उसके बाद यूके में आप जाएंगे ना, तो आप कहीं जाएं तो बच्चों की फ़ोटो नहीं ले सकते आप, वहाँ लॉ है। हम लोगों की एक ट्रेनिंग चल रही थी 2018 में, मैं वहाँ था कुछ आईपीएस ऑफिसर्स और कुछ डिफेंस के लोगों के साथ, और हम लोग एक म्यूज़ियम देखने गए। म्यूज़ियम में हम लोग फिल्म पिक्चर ले रहे थे, तो वहाँ पर कोई स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे उनको दिखाने के लिए, तो उसमें से कुछ स्कूल के बच्चे ले रहे थे पिक्चर, हमने खड़े होकर साइड में पिक्चर ले ली। उसके बाद हम मोबाइल लेके ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ियाँ, और पीछे से 3-4 ऑफिसर्स दौड़ते हुए आए और उन्होंने एकदम से हमें डांटा कि आप फ़ोन दीजिए अपना, कि क्यों, क्या हो गया, आपने पिक्चर लिया है। मैंने कहा हाँ, तो आप बच्चों की पिक्चर नहीं ले सकते। मैंने कहा मैंने बच्चों की पिक्चर नहीं ली है। बोले ना। तो वो लोग सीसीटीवी से मॉनिटर करते रहते हैं कि कहाँ कोई ऐसी कोई पिक्चर तो नहीं ले रहा है। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, देखा, और उसमें बच्चे की पिक्चर थी, क्योंकि साइड में आ गई थी, उसने पिक्चर डिलीट की। उसने कहा आप गलती से भी नहीं ले सकते। ये स्ट्रिक्टनेस क्यों है, आप समझ रहे हो? क्योंकि इसकी जो परिणाम उन्होंने भुगत लिए हैं, उनको पता है कि कहाँ तक ये चीज़ मिसयूज़ होगी, जो मेरे ख्याल से भारत में लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। आज की डेट में मैं जब स्कूल कॉलेज में जाके बोलता हूँ तो बच्चे बैठे हैं, तो मैं कभी इधर से पिक्चर डालते ही नहीं। हमेशा बच्चों की पीठ होनी चाहिए, मेरा फेस दिखे, पर बच्चों को अलाउ नहीं करता कि बच्चे मेरे संग आके पिक्चर लें, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली मेरे अंदर आ गया। मुझे पता है कि इसके दुष्परिणाम कितने खतरनाक हैं, और वो हर किसी को इम्पैक्ट करेंगे। पेरेंट्स को तो हिला देंगे। आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, जिनको समझ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? देखिए, मैं एक लिंक सजेस्ट करूंगा, उसको आप ब्राउज़र पर टेस्ट कीजिए, privacy.net/analyzer। ये आपके ब्राउज़र के से क्या क्या डेटा एक क्लिक पर चोरी हो सकता है इसके बारे में बताएगा। स्टार्ट टेस्ट बटन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप से चुरा के सामने दिखा देगा, जिसमें आपकी लोकेशन होगी, आपका सिम का कौन सा टाइप है, वोडाफोन का है, रिलायंस का है, जियो का है, आपका मोबाइल कौन सा है, आईफोन है, एंड्रॉयड है तो कौन सा है, आपका ब्राउज़र कौन सा है, सफारी है, क्रोम है, उसका वर्जन क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, आपका बैटरी का स्टेटस क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो एक क्लिक पर कोई भी वेबसाइट चुरा लेती है। उसके बाद आपकी ऑटोफिल डिटेल्स है, उसका भी टेस्ट है इसमें। उसके बाद ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़ हैं, फिंगरप्रिंट एनालिसिस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये पता हो कि यदि एक लिंक आता है और उसको आप क्लिक करते हैं तो आपका क्या क्या डेटा बाहर चला जाएगा। अब बच्चे जो गेम खेल रहे होते हैं, क्रिमिनल्स को पता होता है कि जो गेम खेल रहा है बच्चा, ये अपने माँ बाप का फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसको माँ बाप के फ़ोन में घुसना है क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो गेम से अच्छा क्या तरीका मिलेगा उसको। और बच्चों को ये लगता है कि जो मैं गेम खेल रहा हूँ ना, इसमें जो अधिकतर गेमर है वो उसी की एज ग्रुप के होंगे, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक करीब 30-35% लोग तो बड़ी एज ग्रुप के होते हैं, और उसमें कई सारे लोग क्रिमिनल भी होते हैं। अब किस तरह के गेम्स, आप एग्जांपल कुछ देखिए? जो मल्टी चैट गेम होते हैं, जैसे कि पबजी आप देखोगे तो उसमें चैट कर सकते हो आप दूसरे खिलाड़ी से, या रोब्लॉक्स गेम है, रोब्लॉक्स मल्टी चैट गेम है।
अब आप गौर से सोचिए कि आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने दोगे क्योंकि अननोन है और उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, डरा सकता है। पर उसी बच्चे को आपने मोबाइल दे रखा है और उसमें एक गेम है जिससे वो लाखों लोगों से बात कर रहा है, उसमें से आप किसी को नहीं जानते और उसमें कोई भी क्रिमिनल है। ये कितना बड़ा रिस्क है, माँ बाप को अंदाजा भी नहीं है। अब वो क्रिमिनल जो है उस बच्चे को एक लिंक भेजता है, बच्चा उस लिंक को क्लिक कर देता है। अब क्रिमिनल कहता है अच्छा पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 12% चार्ज है, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, अच्छा ये फ़ोन है आपका, क्या होगा? क्रिमिनल इस तरह से बच्ची की साइकोलॉजी से खेलना शुरू कर, इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं कि यार उसको कैसे पता है ये चीज़, मुझे भी सीखना है। तो पूछेगा कि यार मुझे भी सिखा दो, सिंपल है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ये भेज रहा हूँ, अभी तुम भी कर लोगे। अब वो जो एप्लीकेशन है वो तो वायरस है, वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करके आपके फ़ोन में घुस गया, उसने एक वायरस इंस्टॉल करा दिया जो कि एक गेम जैसा ही लग रहा है। बच्चों को लग रहा है कि ये गेम है, यूटिलिटी ऐप है, और उससे आपके OTP निकल गए, या उससे आपके फाइनेंशियल डिटेल्स निकल गए, या पैसा निकल गया, या डेटा निकल गया, फोटोज़ निकल गई, कुछ भी निकल सकता है। और उसके बाद बड़ा खतरा शुरू होगा। जो लोगों को आता है, लोग मेरे पास आते हैं, साहब अपने आप पैसे निकल गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत केसेस आए मेरे पास, पिछली बार मैंने एक केस सुनाया था, मिस कॉल से निकले थे। अब अपने आप कैसे निकल सकते हैं पैसे? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अरे नहीं, मुझे कोई OTP भी नहीं आया, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। जब हम रूट कॉज निकालते हैं तो पता पड़ता है एक गेम था, या कोई ऐसी ऐप थी जो उसके बच्चे ने या किसी और ने इंस्टॉल कर दी थी। ये जो मोडस ऑपरेंडी है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आप अपने फ़ोन को उतना प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे जितना अपना वॉलेट रखते हो। फ़ोन तो आप दे देते हो, हाँ ठीक है कुछ नहीं, अरे इतना बड़ा रिस्क है। दूसरा, बच्चे जब चैट कर रहे होते हैं किसी और के संग, लंबी चैट करते हैं, कई सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जिसमें बच्चों को इन्फ्लुएंस करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा दी गई, गवर्नमेंट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डिफेंस की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और बच्चे को लग रहा था कि वो तो टास्क कर रहे हैं, वो तो एक गेम का पार्ट है, और वो बता देता। तो ये इस हद तक भी जा सकता है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के, इसीलिए मोबाइल वगैरह कई जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। कई जगह आप लॉ बना देते हो पर फिर भी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको पता होगा जितने अभी रिसेंट इस तरह के अटैक हुए थे, उसमें बहुत सारी रेकी इस तरह की ऐप्स के थ्रू की गई थी जो आपकी लोकेशन लेती हैं। जैसे जो लोग दौड़ते हैं वो एक फ़ोन के अंदर एक ऐप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स यूज़ कर रहे थे और उनसे वो डेटा निकल के मिसयूज़ हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे उतना सेंसिटिव कॉन्शियस नहीं होते हैं कि यार इसका क्या मिसयूज़ हो जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से खतरा बड़ा होता है। मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा जी। मेरे पास एक कॉल आता था, और ये हो गया करीब 2017-18 की बात है, और व्यक्ति कहता था कि अमित जी आप, मतलब कॉल आया, मैंने उठाया, और रूही अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं एकदम से, और उसके बाद फ़ोन काट देता था। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया, अच्छा आप अमित बोल रहे हैं, आपको बस बताना था कि अब रूही इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं फिर घबरा जाता था, यार ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, और मैं थोड़ा बिजी होता था तो नॉर्मली इग्नोर जाता था कॉल, और उसके बाद तो कुछ बोलता नहीं था। मैंने फिर कॉल बैक किया, मैंने कहा सर क्या बात है और आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोले नहीं नहीं, आपको बताना था कि आप, रूही इस दुनिया में नहीं है। और तो मैंने कहा कौन थी रूही और आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोले, जब उसने आगे वाली लाइन बोली तो बिल्कुल वो टूट गया। बोलता कि रूही मेरी बेटी थी, 15 साल की थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं। तो मैंने कहा सर क्या हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले पुलिस कह रही कि उसने सुसाइड किया, और 15 साल की कोई बच्ची सुसाइड क्यों करेगी? मैंने कहा यू आर राइट सर। तो बोले नहीं, कि वो पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार इन्वेस्टिगेट करके देख लें। तो मैंने कहा बता दीजिए जिस थाने में केस है, आई टॉक टू दैट आयो। मैंने आयो से बात की, तो आयो ने कहा सर वो सुसाइड नोट मिला है, और क्लियरली है कि सुसाइड है, तो और कोई रीज़न नहीं। तो मैंने कहा फिर भी 15 साल की लड़की ने सुसाइड किया क्यों? बोले वो डिप्रेस थी, उसने लिखा है कि वो परेशान थी। तो फिर भी इनके पिताजी का दिल रखने के लिए मैंने कहा अपने मोबाइल और लैपटॉप मुझे भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे भेज दिए। तो सबसे पहले मैंने लैपटॉप का डेटा एनालिसिस करना शुरू किया, पूरा देखा मैंने, और कुछ समझ में नहीं आया। मोबाइल का भी देखा तो भी कुछ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने उनका सोशल मीडिया एनालिसिस शुरू किया, उस लड़की का, वो सोशल मीडिया पे थी, और उसमें के जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे और जो सारे उनके बारे में पता किया, जो लाइक करते थे, कमेंट करते थे, शेयर करते थे, उनसे बात की।
तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो बहुत अपराइट लड़की थी और ये तो पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी और ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो मैंने कहा कुछ कारण आपको पता होगा ना साहब। फिर उस लड़की के हमने फ़ोन का डिलीटेड डेटा रिकवर किया। जब डिलीटेड डेटा रिकवर किया तो कुछ चैट्स मिल गई और उस चैट में देखा तो कुछ ऐसी चैट थी जो मुझे लगी कि सेंसिटिव हो सकती है। एक नागेश करके कोई लड़का था, उससे वो बात करती थी, नॉर्मल बात थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो यहाँ कनेक्शन था। नागेश के नंबर का मैंने KYC निकलवाया तो वो फेक निकला। वो किसी ऐसे बंदे का निकला जो अब जानते नहीं था कि उसके नाम पे इससे मतलब इम्पर्सनेटेड आईडीज़ थी। फिर मैंने उसका सोशल मीडिया निकाला, जो मैंने देखा उसके फेसबुक पे वही लड़का है क्या, तो था। फेसबुक पे उस लड़के का सोशल मीडिया एनालिसिस किया मैंने, तो पता पड़ा कि ये भी फेक ही है। मतलब ये लड़का, क्योंकि इसके फ्रेंड सर्कल काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर के ज़्यादा दोस्त हैं, इंडिया के लिमिटेड हैं, और वो भी बड़े रैंडम से हैं। तो जैसा दिखता है कुछ पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट भी बड़ी ऐसी सी हैं कि आप अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहे हो। तो फिर मैंने उसका IP एड्रेस से निकलवाया तो पता पड़ गया कि ये तो VPN ड्रिवन है, तो वैसे ही प्रोटेक्टेड है। उसके बाद हमें लगा कि ये बंदा ही है जो गड़बड़ कर रहा था, लेकिन इसका इससे क्या कनेक्शन था ये नहीं इस्टेब्लिश हो रहा था। फिर हमने उसके फ़ोन का IPDR निकलवाया। IPDR में एनालिसिस कर रहा था, तो IPDR में क्या होता है, डेटा बहुत आ जाता है। मतलब यदि मैं आपके एक दिन का भी निकलवाऊँ तो करीब 10-15 हज़ार रिकॉर्ड आ सकते हैं। अब उसमें कुछ एक एक चीज़ फ़िल्टर करना निकालना मैनुअली उस वक्त बड़ा मुश्किल था। इवेंचुअली एक लिंक मुझे मिला जिसमें डोमिनोज़ की वेबसाइट एक्सेस की गई थी। तो मुझे लगा इसने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया होगा कुछ तो उस टाइम स्टैम्पिंग के बेस पर हमने लिखा डोमिनोज़ को कि भाई इस टाइम पर ये पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ था, बुक हुआ था इस नंबर से, और यदि हुआ था तो वो डिलीवर कहाँ हुआ था। तो उन्होंने बताया हाँ साहब हुआ था, और डिलीवर एड्रेस भी दे दिया। हम वहाँ जाके फिर लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया, गए तो पता पड़ा कि हैदराबाद में एक बंदा था जो 50+ था, 52-53 ईयर्स का, और उसने कई सारे लड़कियों को इस तरह से ट्रैप कर रखा था। तो असल कहानी ये थी, इसको साइबर ग्रूमिंग का ही हम मुद्दा मानते हैं, कि वो उस लड़की के टच में आया और उसने एक 17 साल के लड़के का प्रोफाइल बनाया हुआ था। जो नागेश की पिक्चर थी वो 17 साल की थी, वो तो कोई ऑफकोर्स चुराई हुई पिक्चर ही होगी, लेकिन उससे वो इतना क्लोज हो गया इवेंचुअली कि ही विजिटेड दिस प्लेस जहाँ वो लड़की रहती थी, और उसने उसको बुलाया भी और लड़की उससे मिलने भी गई। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद वो इतना शॉक्ड थी, डिप्रेस थी, कि वो उसने सुसाइड कर लिया। जब मैंने एक केस पहली बार रेडियो पे सुनाया, मेरा रेडियो पे शो आता था रेड FM हिडन फाइल्स करके, तो मेरे पास कम से कम 30-40 ईमेल आए, ईमेल, और अलग अलग तरह से लोगों ने मुझे संपर्क किया कि साहब मेरा बच्चा भी गायब हो गया, ढूंढ दीजिए, मेरा ये इसके संग भी ऐसा हुआ, किसी टीनेज बच्चे ने ट्रेन के आगे सुसाइड किया, इस तरह के केसेस आए। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, इस बारे में लोगों को अंदाजा ही नहीं है। जब पुलिस के पास भी केस जाता है तो वो नॉर्मल सुसाइड ही समझते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे इतना बड़ा साइबर एंगल हो सकता है कि somebody is threatening them to that extent that, क्योंकि उन बच्चों को दुनियादारी पता नहीं होती, उनको बड़ी आसानी से कंट्रोल करके इस हद तक आप डरा सकते हो कि जब उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो सुसाइड कर लेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ करीब 8 साल 7 साल पुरानी बात। आज किस हद तक ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, अब यूज़ हो रही हैं, जबकि AI आ गया है, किसी के बारे में कुछ ही बना दो, बच्चा तो घबरा जाएगा कि यार ये तो मुझे बर्बाद कर देगा, और ऐसा हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ, कॉलेज के बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, लगातार ईमेल भी आते हैं मुझे, जो मेरे वीडियो वगैरह देख के कि साहब मेरा किसी ने वीडियो वायरल कर दिया और वो AI जनरेटेड है, और मैं परेशान हूँ, क्या करूँ बताइए। आप और तो और छोड़िए, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स लेडीज़ के फ़ोन आए, मैसेजेस आए, जो डिफेंस में BSF में एक लेडी थी, उसका मैसेज आया कि साहब मेरा किसी ने वायरल कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस हद तक बढ़ चुकी है। फिर हम एक्शन लेते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे हेल्प किया जाए, क्योंकि कौन उनको परेशान कर रहा है उसको ट्रेस करना, कोई ना कोई होता है उसके पीछे। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा बड़ा है कि हर किसी की हेल्प नहीं हो पाती। जब आप रूही की कहानी सुना रहे थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, और शायद ये कहानी बहुत सारे माता पिता जिनके बच्चे खो गए हैं, जैसा आप बता रहे हैं, या जो माता पिता हमें देख रहे हैं, उनके बच्चों के साथ भविष्य में ऐसा ना हो,
और क्योंकि आजकल एजुकेशन के नाम पर हम बच्चों को लैपटॉप मोबाइल बहुत अर्ली एज पे एक्सेस करा देते हैं, तो उन माता पिता को क्या चाहिए, कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है। देखिए, एक तो मैं बड़ा नॉन टेक्निकल सोल्यूशन सजेस्ट करूंगा, बच्चों के संग बातचीत कभी मत ब्रेक कीजिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, अभी लगातार मुझे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, जब मैं स्कूल्स में बोलने गया तो प्रिंसिपल्स ने बातचीत की मेरे से, जितने भी नोएडा के प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं या दिल्ली के हैं या गुड़गांव के हैं। उन्होंने कहा साहब हमारे पेरेंट्स एक कंप्लेन लेके आते हैं कि जब बच्चा टीनेज हो जाता है तो अपने माँ बाप से बात करना बंद कर देता है। वो स्कूल से आता है, अपने कमरे में गया, काम करेगा, चला जाएगा, मतलब उसकी कम्युनिकेशन माँ बाप से कम होती चली जाती है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपना एग्जाम्पल देने की, मैं तो बड़ा टाइम देता हूँ अपनी बेटी को। तो उन्होंने कहा कितने साल के? तो मैंने कहा अभी तो 11 साल के। बोले आप देखना 13 साल के बाद। एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे एक पल को लगा कि क्या मेरे संग भी ऐसा हो सकता है। एंड आई वाज स्केयर्ड। बोले देखना उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, एंड दिस इज़ द वे वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। फिर मैंने अपने आसपास दोस्तों से, जो यूके में मेरे दोस्त थे, सबसे बात की, एंड दे ऑल कंप्लेंट कि यार ही इज़ राइट, ऐसा हो रहा है। बच्चे बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और फिर वो प्रिवेसी चाहते हैं और वो नहीं बातचीत करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से नहीं रोकना चाहिए। अब कैसे करेंगे आपको इंश्योर करना है, क्योंकि जैसी बातचीत बंद होगी आप को नहीं पता पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और फिर क्या होता है कि आप अपने जो आइडियोलॉजीज़ हैं या अपने जो विज़न है या ड्रीम्स हैं उसको पुश करने लगते हैं कि आपको तो ये बनाना है, वो बनाना है, और वो बातचीत है नहीं उस लेवल की, तो बड़ा ही रेवेल टाइप का हो जाता है बच्चा उसके बाद। तो ये दूसरी मैंने प्रॉब्लम देखी। और अभी क्या हुआ, आपने देखा होगा जैसे कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पहली चीज़ तो वो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलाउड नहीं है, लीगली नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह 13 साल से ऊपर ही आप उसमें अकाउंट खोल सकते हो, पर मैंने देखा कि कई लोग बच्चों के खोल देते हैं। जी, न्यूबॉर्न बेबीज़ के बना देते हैं। न्यूबॉर्न और खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो पिक्चर्स आप डाल रहे हैं, यदि मुझे आपके बच्चे की हर साल की एक एक पिक्चर मिल गई, मतलब 4 साल में वो कैसा था, 5 साल में कैसा था, 6 साल में कैसा था, तो एआई के थ्रू मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो आगे कैसा दिखेगा। एक आपको पता ही होगा कि 19 साल पुराना केस सॉल्व हुआ अभी, मर्डर का केस जी, साउथ में जो हुआ था, उसमें ट्रिपल मर्डर केस था और जो सस्पेक्ट था वो गायब हो गया था जी। उसके बाद पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई। अभी 19 साल के बाद उसकी जो फोटोज़ थी उसको एआई के थ्रू एक्सट्रापोलेट किया गया कि आज वो कैसा दिखेगा, और वो पिक्चर आज 19 साल बाद वो कैसा दिखेगा, देखिए उसके अलग अलग फॉर्मेट में कि दाढ़ी के संग और बिना बाल के, जैसे भी होगा। और उन पिक्चर के बेस पे उस बंदे को आधार सर्वर से ढूंढ लिया और उसके बाद वो कहीं पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। तो ये जो पोटेंशियल है एआई का, ये मिसयूज़ होगा यदि आपका बहुत सारा डेटा इस तरह का बच्चों का मिल जाएगा। मतलब ये हो सकता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा अभी 10-12 साल का है और उसको 18 साल का दिखा के एक ऑब्सीन वीडियो वायरल हो जाए, उसको पहले से ही कॉन्फिडेंस उसका टूट जाएगा। ये इस हद तक चीज़ें खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम उस एज ग्रुप में, जब वो मेच्योरिटी लेवल उनका लो है, आप इस तरह के रिस्क ना लें। और ये ग्लोबली ट्रेंड बन गया है, ये सिर्फ भारत के लोगों को नहीं पता है, पर आप गौर से देखेंगे तो बाहर लोग ज़्यादा अवेयर हैं। इंस्टाग्राम ने एक फीचर शुरू किया फैमिली सेंटर करके, लोगों को पता ही नहीं है। तो फैमिली सेंटर फीचर जो है इंस्टाग्राम का, यदि आप यूज़ करेंगे तो आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कितनी देर इंस्टाग्राम पर है, क्या कर रहा है, किस तरह के लोग उसको फॉलो करते हैं, किस तरह के लोगों को ये फॉलो करता है, चैट में कोई। अच्छा, इंस्टाग्राम में जो भी आप यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कभी सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाते ही नहीं, तो आप इंस्टाग्राम की सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स मिलेंगी जो आपको इस तरह के खतरों से दूर कर सकती हैं। जैसे उसमें आप एक डिक्शनरी सेट कर सकते हो कि इस तरह के अब्यूजिव वर्ड कोई मुझे लिख ही ना पाए, आई एम नॉट अलाउइंग एनीबडी। तो कई बार क्या होता है कि भाई आपको कोई लिख दे तो आप फिर भी शायद मैच्योर हो, आप इग्नोर कर लोगे, ट्रोल कर रहा है कोई आदमी, पर यदि यही चीज़ किसी बच्चे के संग होगी तो वो पर्सनली ले लेगा और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आप उस एज ग्रुप में तो ये इनेबल कर दें कि कोई भी इस तरह के वर्ड ना लिख पाए, वल्गर, ऑब्सीन, अब्यूजिव, गालियाँ, जो भी इस तरह के शब्द हैं बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। एज ग्रुप भी आप सेट कर सकते हो कि इस एज ग्रुप के लोग उसको ना फॉलो कर पाएँ या मैसेज ना कर पाएँ। ये सारी सेटिंग्स काफ़ी हद तक आपको बचा सकती हैं।
मेरे ख्याल से ये लोग अप्लाई ही नहीं करते। और भी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी सेटिंग्स हैं उसमें, और फैमिली सेंटर तो है ही, ताकि आप एक नज़र रख सकें कि मेरा बच्चा कहीं गलत लोगों के संपर्क में तो नहीं है।